हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स चाय जनत मंच ऑफ स्टोरी के एक और एपिसोड में। किताबें तो पिछले दिनों मैंने काफ़ी सारी पढ़ी है, पर किसी का रिव्यू या किसी किताब के बारे में बात करने का समय नहीं मिला। समय नहीं मिला या ये कह लीजिए कि आलस की वजह से मैंने किया नहीं। पर एक किताब है जिसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले न्यू दिल्ली इंटरनेशनल बुक फेयर भी हुआ था, वहाँ भी उसकी काफ़ी चर्चा थी। तो इस वजह से रील्स जो हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, क्योंकि हम पढ़ते तो कम हैं, रील्स ज़्यादा देखते हैं, उस पर भी काफ़ी उस किताब के बारे में मैं रील्स देख रहा था। और मतलब काफ़ी पब्लिसिटी हो रही थी किताब की, क्योंकि जो किताब के लेखक हैं उनकी शायद 100वीं वर्षगांठ है या कुछ ऐसा था। और अब मार्केटिंग का ज़माना है, तो उसे कल्ट बताकर काफ़ी उसका प्रचार किया जा रहा है कि इसे कल्ट बुक और सबको पढ़नी चाहिए। और बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल हैं वो भी इस किताब के बारे में काफ़ी बातें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे भी एक रिव्यूज़ का करना चाहिए। थोड़ा बहुत किताबें पढ़ने का शौक़ मुझे भी है, और मैंने भी वो किताब पढ़ी है। और जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल हैं ना, जैसे मानव कौल हुए, उनकी किताबें मुझे बहुत पसंद है। मानव की उनकी बातें मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने भी कहा था किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। सौरभ भारद्वाज हैं लंदन टॉप के, वो भी बहुत बताते हैं इस किताब के बारे में। और भी बड़े बड़े लोग हैं, कई लेखक हैं, कई नए लड़के लड़कियां भी आते हैं, वो कहते हैं जी अगर आप सही में प्यार के बारे में जानना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़िए। खैर, सबके अपने अपने विचार हैं, और सब ने उसके रिव्यूज़ तो बहुत ही शानदार दिए हैं। मतलब इससे बढ़िया तो शायद ही कुछ लिखा गया हो। जैसे आजकल के जो युवा इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब से इन्फ्लुएंसर्स बने, मतलब वही जो इंजीनियरिंग करने के बाद बैंक्स में नौकरी करने चले जाते हैं ऐसे लोग, और वो इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं। वो मुराकामी को बहुत पढ़ रहे हैं, जैपनीज़ मुराकामी। हिंदुस्तान के शायद उन्होंने कोई राइटर ना पढ़ा, पर उन्होंने किसी सुना कि मुराकामी बहुत अच्छा लिखते हैं, तो चलिए मुराकामी को पढ़ते हैं, या रशियन राइटर्स को पढ़ते हैं जिन्होंने शुरू ही शायद इतने बड़े बड़े लोगों से किया, वो इंटेलेक्चुअल बन चुके हैं। और अब मेरे जैसे लोग, मैंने तो भाई बचपन में राज कॉमिक्स से शुरू किया था, डायमंड कॉमिक्स से शुरू किया था, नागराज से शुरू किया था, जिससे मैं आज तक पढ़ रहा हूँ। बीच में कुछ सालों का गैप हुआ था, पर मैं दोबारा उठा के लाया हूँ। उसकी एक वीडियो भी मैंने डाली अपने चैनल पे, ज़रूर देखिएगा उसके बारे में। खैर, वापस आता हूँ मैं जिस किताब की बात कर रहा हूँ। किताब है वाणी प्रकाशन की, जिसकी बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं। ये धर्मवीर भारती साहब की गुनाहों का देवता। ये इसे भारतीय के ज्ञानपीठ अवार्ड वगैरह मिला था क्या? हाँ, ये जो है वाणी प्रकाशन से, ये किससे है भाई? ये मैंने खरीदी थी किताब। कब खरीदी थी मैंने? 2021 में खरीदी थी। और श्रेष्ठ भारतीय साहित्य वाणी प्रकाशन, हाँ वाणी प्रकाशन से किताब है ये। तो मार्केटिंग का ज़माना है, वाणी प्रकाशन इसकी खूब मार्केटिंग कर रहा है कि भाई इस किताब को पढ़िए, हर जगह आपको इसकी रील दिख जाएगी। मेरे ख्याल से जब ये छपी थी तब इतनी बिकी नहीं थी। और जो धर्मवीर भारती हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, और वो काफ़ी बढ़िया है, पर उनकी ये वाली जो कृति है ये इतनी नहीं चली थी। इनफैक्ट धर्मवीर भारती ने खुद कहा था कि ये शायद उनकी लिखी हुई किताबों में से सबसे हल्की किताब है। पर ये आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सही बैठती है। आजकल के जो युवा नए नए जो लड़के किताबें पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, चाहे किसी के इन्फ्लुएंस में आके पढ़ रहे हैं, पर एटलीस्ट पढ़ तो रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये उनके लिए बिल्कुल सार्थक बैठती है, क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये कहानी आप ऐसे कह लीजिए टॉक्सिक लोगों के लिए कहानी है, जो कि आजकल के रिलेशनशिप में चल रहा है ना। लड़कियों को टॉक्सिक लवर्स पसंद हैं, तो उन्हें बहुत पसंद आएगी ये किताब। पर क्या 1950 में ऐसा हो सकता था? होता ही होगा तब भी। देखिए, दुनिया में फैशन, खाना पीना सब वही पुराना ही चल रहा है, सब घूम घूम के वापस आता रहता है। तो टॉक्सिक लवर्स तब भी थे, शायद तादाद कम थी, तब भारत की आबादी 30 करोड़ थी, ठीक है। अब टॉक्सिक लवर्स ज़्यादा है, क्योंकि भारत की आबादी अब 130 करोड़ है। तो और जो नए पढ़ने वाले पाठक हैं, अगर उनको ये मिल रहा है, तो उन्हें टॉक्सिक लवर की इसमें छवि बहुत ही पूर्णता के साथ दिखाई देती है, और उन्हें शायद पढ़ने में मजा आया। क्योंकि पता क्या है, मेरा मानना यह है कि अगर आपको सच में आपका प्यार मिल जाए, तो फिर ज़िंदगी बहुत बोरिंग हो जाती है ना।
और कई लोगों को ना मज़ा आता है कि उनकी लाइफ में कुछ ना हो और वो रोते रहे, है ना, किसी के लिए रोते रहे बैठ के। हासिल हो गया तो उसका मज़ा ही खत्म हो जाता, चाम खत्म हो जाता है। कई लोग तो शायद ही ये कोशिश भी करते हैं कि ये मुझे ना ही मिले, या ये लड़की मुझे ना ही मिले, या लड़का मुझे ना ही मिले, कुछ ऐसा करूँ ये चले जाए, फिर मैं इसके गम में रहूँ और मैं कूल लगूँ। ये जो टॉक्सिसिटी हमारे दिमाग में आ गई ना कि मतलब हमेशा रोना ही है ना, और ब्लेम ही करते रहना है, विक्टिम ही बने रहना है, इसमें भी एक अपना नशा है। यही है जो आज के जीवन में रिलेशनशिप्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, ये इस नशे की वजह से ही हो रही है कि हमें ना रोना ही हम पसंद करते हैं। हम चाह कर भी चीज़ों को सुलझाना नहीं चाहते। 1 मिनट का काम होता है किसी भी रिश्ते को सुलझाना, किसी भी चीज़ को सही करना, एक छोटा सा सॉरी और आप आगे बढ़ सकते हैं। पर आप अपनी ईगो पे उसे इतना ज़्यादा ले लेते हैं, आप इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं कि आप उस सब पे बातें नहीं, मैं बात करने, उसे सुलझाना ही नहीं चाहते, और बाद में आप दिखाते हैं बड़े कूल बन के। जैसे लोगों का आप किसी, फर्ज कीजिए आपने किसी एक इंसान से बोला कि भाई मुझे ना यार ये प्रॉब्लम है, तो वो आपको संतावना नहीं देगा, वो अपना रोना शुरू कर देगा। वो बताएगा आपको कि आपसे ज़्यादा दुखी वो है। वो एक जावेद अख्तर साहब का शेर है ना कि एक आदमी कहता है कि जावेद अख्तर साहब का शेर है कि बहुत नाज है आपको अपनी नाकामियों पे, अभी देखी कहाँ है आपने नाकामियां मेरी। तो हालात यही है। खैर वापिस आते हैं गुनाहों के देवता पे। तो जैसे मैंने बोला कि मुझे आदत है जब भी मैं कोई किताब लेता हूँ मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ, तो मैं उसकी तारीख डाल के रखता हूँ। तो ये किताब मैंने 21 में ली थी, मानव कॉल के किसी इंटरव्यू में सुना था, धर्मवीर भारती साहब की किताब है गुनाहों का देवता, तो मैं ले आया। तो मैंने 2 सितंबर 21 में उसे पढ़ना शुरू किया, और अब ये देखिए मैं ज़्यादातर किताब 1 या 2 सेटिंग में ख़त्म कर लेता हूँ, 1 या 2 दिन में। इसे ख़त्म करने में मुझे लग गए थी 4 साल। तो मैंने ये 2 सितंबर 21 से शुरू करी और ख़त्म मैंने करी 1 फरवरी 2025 को। और समझ लिए कि 60% किताब मैंने आखिरी 2 दिन में ख़त्म करी है। वो भी मैंने जब हदी हो गई रीलें देख देख के, मैंने कहा भाई कुछ मैं ऐसा तो मिस नहीं कर रहा कि कल को मर गया ऊपर जाऊँ तो भगवान ऊपर पहुँचे कि भैया धर्मवीर भारती की तुमने गुनाहों का देवता पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी। मैंने कहा पढ़ ही लिया जाए भाई, है ना, ऐसा ना हो कि ऊपर कहीं जाते टाइम जो है जब वो भैंसे वाला खड़ा हो तो मेरे से पूछो तभी लेके जाऊँगा, या अगर जब तू बताएगा कि धर्मवीर भारती की किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी, नहीं तो रास्ते में फेंक दूंगा। तो मैंने भाई बड़ी हिम्मत करके गला घोट के अपने भावनाओं का 60% किताब 3-4 दिन में ही निपटाई। आखिरी के जो थे किताब पढ़ते पढ़ते भाई साहब मैं तो कम से कम 2 से 3 बार बेहोश हुआ। मतलब इतनी महा बोरिंग किताब, एकदम महा बोरिंग। कैरेक्टर्स का मतलब अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं इसकी एक चीज आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। किताब का जो पहला पेज है और जो पहला पैराग्राफ है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिए। आपको बताइएगा आपको कैसा लगा, मैं भी बताऊंगा कि मुझे कैसा लगा। तो लेखक यहाँ पे लिखते हैं कि अगर पुराने ज़मानों के नगर देवता की और ग्राम देवता की कल्पना आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता ज़रूर कोई रोमांटिक कलाकार है। ऐसा लगता है इस शहर की बनावट, गठन, जिंदगी और रहन सहन में कई बांधे बंधाए नियम नहीं है, कहीं कोई कसाव नहीं है, हर जगह एक स्वतंत्र खुलावा, एक बिखरी हुई सी असामान्यता है। बनारस की गलियों से भी पतली पतली गलियां और लखनऊ की सड़कों से चौड़ी सड़कें। अब सुनिए, यॉर्कशायर और ब्राइटन के उपनगरों का मुकाबला करने वाले सिविल लाइन्स और दलदलों की गंदगी को मात करने वाले मोहल्ले। मौसम में कहीं कोई समा नहीं, कोई संतुलन नहीं। सुबह मलयाजी, दोपहर अंगारी तो शामें रेशमी। धरती ऐसी कि सारा के रेगिस्तान की तरह बालू भी मिले, मालवा की तरह हरे भरे खेत भी मिले और ऊसर की परतों की कमी नहीं। सचमुच लगता है कि प्रयाग का नगर देवी देवता स्वर्ग कुंजों से निर्वासित कोई मनमौजी कलाकार है जिसके सृजन से हर रंग में डोरे हैं। समझे कैसी लगी आपको लाइन? देखिए जब मैंने पढ़ा तो मुझे तो बहुत ही शानदार लगी। मैंने कहा यार बढ़िया ही है, इतना अच्छा वर्णन है। पर यकीन मानिएगा इस पहले पैराग्राफ के बाद से लेकर अगले 50 पेजों तक मैं कम से कम 4 बार तो मैंने किताब से बंद करके रखा है, महीनों और सालों के लिए। कहानी सीधा ही शुरू हो जाती है। एक सुधा है जो दुबली पतली लड़की है, एक चंदर है, चंदर कुमार कपूर, पंजाबी बंदे हैं साहब।
इलाहाबाद में वो डॉक्टरेट की पढ़ाई करने आए हैं, एम ए कर लिया उन्होंने, एक अपने प्रोफेसर के साथ ही रहते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मैं इंस्टाग्राम पे कई सारी रील्स पढ़ रहा हूँ, उसमें कोई कहता है कि भाई गुनाहों का देवता इसलिए है कि सुधा चंद्र से प्यार करती थी, पर चंद्र जो है अपने शिक्षक के बोझ के एहसानों तले दबा हुआ था, इसलिए वो उसका नहीं हो पाया, इसलिए उसने वो गुनाह कर दिया, इसलिए उसे गुनाहों का देवता कहा जाता है, जो कि बिल्कुल बकवास है। कहानी में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि वो अपने शिक्षक के बोझ तले दबा हुआ था। और ये भी लिखा है कि गुनाहों का देवता उसे इसलिए भी कहा जाता है कि उसने खुद के इतने सारे पाप कर लिए थे कि वो गुनाहों का देवता बन गया। वो भी ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सी ज़िंदगी जीता था बेचारा, ठीक है। तीसरा है कि जो उसने सुधा के साथ अपराध किया इसलिए वो गुनाहों का देवता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जैसी सोच है ना, वैसे उसे प्रभु मिले, वो ये कुछ कहावत है ना, जैसी आपकी सोच होती है भगवान आपको वैसे ही दिखते हैं। तो किताब भी आपको यही बताती है कि जैसे आपकी सोच है, जैसे आप खुद हैं, वैसे ही आपको ये किताब लगेगी कि इसमें कैरेक्टर कैसे रोल है। मैं आपको सीधी सी इसकी ये ज़्यादातर मैं नॉन स्पॉइलर ही रिव्यू करता हूँ, ये भी नॉन स्पॉइलर फ्री रिव्यू रहेगा। मैं सारे स्पॉइलर आपको फ्री में दे दूंगा, ठीक है। तो इसमें कैरेक्टर है सुधा, जिसके पिता एक अध्यापक हैं और उनके अंडर में जो है चंद्र कुमार कपूर साहब है ना, ये PhD कर रहे हैं। पूरे 40-50 पेजों तक आपको कहीं नहीं लगेगा कि चंद्र और सुधा में प्यार है, मुझे तो नहीं लगा। स्टार्टिंग होती है वो अपनी सहेलियों के साथ बैठी रहती है, चंद्र कपूर के बारे में सोचती रहती है, बादलों के ऊपर शायरी करती रहती है, और घर आती है तो उसके साथ वो उनके घर में पड़े रहते थे साहब, और बातचीत होती है। मुझे तो पहले लगा ये भाई बहन है, ठीक है, सच बताऊँ तो आपको, ठीक है। फिर अचानक से ही एक जगह 40-50 पेजों के बाद सीधा सा कहानी टान लेती है कि अध्यापक महोदय उससे कहते हैं कि भैया लड़की है, इसकी शादी करनी है, इसके लिए लड़का देखेंगे। तो कहते हैं हाँ जी करनी है शादी, देखो। वो जाते हैं कि लड़के से मिल के आते हैं। अरे भाई, अगर तो उससे प्यार करता है, अगर लेखा कि उससे प्यार करना, तो कोई प्यार व्यार की कोई बातें तो बताते, कोई हमें पता तो चलता है कि भैया प्यार करते हैं। वो तो सीधा उसके लिए रिश्ता देखने चले गए चंद्र कपूर जी, और आके सुधा से कहते हैं कि भैया तुम उससे शादी कर लो। सुधा ने भी अगले 20 पेजों तक बिल्कुल ये नहीं लगने दिया कि उसे दुख हुआ इस बात का। वो तो बहुत खुश थी कि उसके लिए रिश्ता। फिर अचानक से कहानी टर्न लेती है और वो कहती है कि जी मैं तो अचानक से, मतलब उनके बीच में ऐसी कोई बात भी नहीं होती कि जी एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। मुझे लगा यहीं पर ही शायद कुछ कमी रही मेरे जैसे पाठक को समझाने में कि भाई इनके बीच में प्यार था, या मान के चलिए। और इनकी शादी होने वाली थी, तो अब चंद्र कपूर जी उनको कहते हैं कि भाई अब तुम शादी कर लो, लड़का बड़ा अच्छा है, फलाना ढिमकाना। फिर लड़की की बुआ आ जाती है, उनके साथ उनकी एक बेटी भी आती है जिसका नाम होता है बिनती, ठीक है। कुछ पता नहीं चलता, जब मैंने कहानी पढ़ी तो आखिरी के 30 पेज तक 50 पेज तक मुझे यही लगता रहा बिनती शायद कोई 16-17 साल की या कोई 12-13 साल की लड़की होगी, ठीक है, पर ऐसा नहीं था, ठीक है। बिनती की भी कहीं शादी तय रखी होती है, वो मना कर देती है, उसकी माँ उसके बारे में उल्टा सीधा बोलती है। वो यूपी में कहीं किसी गाँव से आते हैं और पूरा भी ये थे। तो और एक और इसमें कैरेक्टर है पम्मी। वो एक डिवोर्सी महिला है, डिवोर्सी नहीं है, अपने पति को छोड़ के रहती हैं क्योंकि पति के साथ उनकी बनती नहीं थी। वो चंद्र कपूर के दोस्त हैं, जिसके साथ चंद्र कपूर फिल्म देखने चले जाता है। सुधा उन्हें जाने भी देती है कि हाँ आप जाइए, आपके दोस्त है, आप जाइए। आप खुद ही छोड़ के आती है, जाने देती है। अब जब जाने दे रही है तो हमें थोड़ी पता है कि भैया ये आजकल की जनरेशन की तरह ओपन रिलेशनशिप में है कि हाँ आप अपनी सहेली के साथ जाके फिल्म देख लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर बात प्यार आप मेरे से कीजिए, बाद में मैं 10 पेज बाद बताऊंगी कि आप मुझसे प्यार करते हैं, ठीक है। वो जा रहे हैं उनके साथ, वो सेक्स वैक्स की बातें कर रहे हैं कि जी पम्मी जी कहती हैं चंद्र कपूर जी को तुम तो बहुत ही स्वच्छ आदमी हो, मतलब वो उसके साथ सेक्स संबंध नहीं बनाती, इसलिए वो उसे काफ़ी बड़ा ऊंचा दर्जा देती है। जो सुधा है वो भी चंद्र से कहती है कि अच्छा है मैं शादी कर लूँ किसी और से, पर प्यार तो मैं तुम्हें करती हूँ, तुम मेरे देवता हो। मतलब मैं भी खावा खाई देवता, खाया पिया कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। लड़की ने उसे देवता बना लिया। ये वही लड़कियां हैं जो जीवन भर गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हैं और इन्हें एक लड़का मिल जाता है गधा सा,
उसी के पीछे लग जाती हैं ये बस। जबरदस्ती का भैया उसे देवता बना, हर जगह से बोलिए संबोधित किया देता मेरे देवता। वो है भी खाली पीली जो है लिए जा रहा है कि जो देवता बोले जा रही है। ठीक है, तो उसकी मैडम की जब वो शादी करा देते किसी बंदे से, सुधा की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो, अब रीलों में कहीं देखा जा रहा है कि जी शादी जिससे होती है कैलाश नाम के व्यक्ति से, वो बड़ा अत्याचार करता है सुधा पे। एक पेज भी नहीं लिखा है धर्मवीर भारती ने जिसमें उन्होंने वर्णन किया हो कि उस पर अत्याचार कर रहा है। एक पेज की एक लाइन भी नहीं लिखी है। आधे लोग तो खामखा पढ़ के रिव्यू दिए जा रहे हैं, मतलब रील पढ़ के ही अभी अपने मन से किताब पढ़ी भी नहीं होगी। भैया इतना पेशेंस है ही नहीं लोगों में कि आप इतनी थकी हुई किताब पढ़ लें। उल्टे सिल्टे रिव्यू, उल्टी सिल्टी कहानियां उसके बारे में चल रही है। एक जगह भी नहीं लिखा कि कैलाश सुधा पे कोई अत्याचार करता है। वो यही कहता है कि भैया खाना पीना खाया कर, खाती पीती नहीं है, जैसे आजकल की लड़कियां खाती पीती कुछ नहीं है, वो भी कुछ खाती पीती नहीं थी। बस वो रोना रोती रहती थी कि मैं तो चंद्र के कहने पर शादी कर ली, और चंद्र तुम पवित्र रहना, तुम हमेशा ऊंचे रहना, और तुम कुछ मत करना जीवन में, किसी सेक्स वैक्स मत करना, और जीवन में तुम ऊंचे विचार रखना। और उसके विपरीत क्या होता है कि चंद्र जो है वो पम्मी के साथ रहता है, जो डिवोर्सी महिला नहीं थी, मतलब अपने पति से दूर रहती थी। वो भी एक आध साल के लिए कहीं चली जाती है उसे छोड़ के, वो वापस आती है तो उनके बीच में कोई संबंध वगैरह भी बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उससे होश आता है कि नहीं, मुझे पराये मर्द के साथ संबंध नहीं बनाने, मेरे को लगता है कि मुझे अपने पति के पास वापस चले जाना चाहिए, तो अपने पति के पास वापस चली जाती है। बैकग्राउंड में एक कहानी और चल रही थी जिसमें पम्मी का एक भाई होता है जो पागल हो जाता है क्योंकि उसकी प्रेमिका उसे छोड़ के किसी और के साथ चली गई थी, तो वो किसी और लड़की से शादी कर लेता। तो बीच बीच में वो भी आके ना चंद्र को डोज देता रहता था कि लड़कियां ऐसी होती हैं, औरतें ऐसी होती हैं, प्यार ऐसा होता है, ये फलाना ढिमकाना, मतलब महाबकवास। आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि ड्रामा क्या चल रहा है। अब आता है विनती में, जिसकी बात मैं कर रहा था, मुझे लगता था कि 12-13 साल की लड़की होगी। एंड में क्या होता है कि चंद्र, वो भी चंद्र कपूर जी पे फिदा हो जाती है। ठीक है, और क्या करना यार, तुम्हें जान के कहानी है, क्या बकवास कहानी है, फालतू है, कुछ नहीं है उसमें, है कुछ नहीं है, फालतू किताब है। क्या करोगे तुम, क्यों फिदा हो जाती है, भाड़ में जाए हो जाती है फिदा। एंड बता दे तो मैं, एंड में ये होता है कि भैया सुधा जो है वो मर जाती है, खाना पीना खाती नहीं, उसकी डिलीवरी होने वाली होती है, पति उसका कहीं बाहर गया होता है, वो अपने बाप के पास जाती है, उसके पिताजी का ट्रांसफर दिल्ली हो गया होता है, तो दिल्ली जाती है, वहाँ पे वो उसके पिताजी उसकी केयर वेयर करते हैं, पर खाती पीती कुछ नहीं थी, प्रेग्नेंट होती है, मर जाती है वो। ठीक है, और जी चंद्र कपूर जी जो उसकी अस्थियाँ बहाने जाते हैं इलाहाबाद संगम में, उनके साथ जाती है बिनती, तो वो क्या गई होती है, बिनती शादी कर लेना, तो वो अस्थियाँ बहाते हैं और अस्थियाँ लगा के बिनती की मांग भर देते हैं, बिनती से उनकी शादी हो जाती है। तभी मुझे पता लगता है बिनती तो शादी लायक थी, मैं तो सोच रहा था 12-13 साल की लड़की होगी। तो भैया बिनती से हो जाती है उनकी शादी, गुनाहों का देवता हो जाता है, खत्म। ठीक है, एक नंबर की वाहियात किताब है, और जो लोग इसको कह रहे हैं कि आप पढ़िए, और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपको हिंदी साहित्य पढ़ना तो इससे शुरू कीजिए। बिल्कुल मत शुरू कीजिए भाई साहब, अगर आपको सही में किताबें पढ़नी है, ठीक है, एक अगर आप यंग एज में हैं, जैसे आप स्कूल्स में हैं, तो मिल्सन मून्स, नागराज की कॉमिक्स, इन सब से शुरू कीजिए। अरे वो पढ़ो जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट आए, जिसमें थोड़ा सा रोमांस हो, थोड़ा सा मिस्ट्री हो, थोड़ा थ्रिल हो, थोड़ा सा सेक्स हो, कुछ चीज़ें हो जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। आप इतनी किताबें ऐसी ऐसी पढ़ना से शुरू करेंगे तो आप बोर होकर साइड में रख देंगे। कोई जरूरत नहीं है भैया प्रेमचंद पढ़ने की, अगर किताबें पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है मुराकामी पढ़ने की। पतली किताब नंदन चंपक नागराज ये सब आपने नहीं पढ़ी है तो ये सब आप नहीं पढ़ पाएंगे। और अगर आप 25-26 साल के हैं तो एक नॉर्मल किताब चेतन भगत की किताबों से शुरू कीजिए, थोड़ा आपको मजा आएगा। और अगर आप 40 साल के हो गए हैं और आपको लगता है कि आपको किताबें पढ़नी शुरू करनी चाहिए, तो बहुत ही वाहियात ख्याल है, बिल्कुल मत कीजिए। अपना जीवन जैसे जी रहे जीते रहिए। ठीक है, जो आपके बीवी बच्चे हैं उनसे उनका ख्याल रखिए, उन्हें प्यार कीजिए, टाइम टाइम पे उन्हें घुमाने लेके जाइए, घर की EMI वगैरह दीजिए। किताबें पढ़ने का आपका समय जा चुका है, अगला जन्म लीजिएगा, शुरू से पढ़ रस की आदत डालिएगा बचपन से, तब जाके पढ़ पाएंगे। मैं 4th क्लास से आदत डाली है, तब से पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ पाता हूँ। मैंने भी ये सब पढ़ा, प्रेमचंद ये सब। अब देखिए 31-30 लेट 30s में आके मैंने गुनाहों का देवता उठाई है। और जो लोग 20-20 साल में पढ़ के इंटेलेक्चुअल हो जा रहे हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल नहीं है, बेवकूफ गधे एक नंबर के। ठीक है कि नहीं, मेरा तो मानना ही है, सही रिव्यू ये है।
कई लोग हैं इनकी किताबें बड़ी करते रहते हैं कि भैया ये पढ़िए। एक और कोई लोग रिव्यू करते हैं जी इसके साथ एक किताब और पढ़ी है, वो जी अगर ये गुनाह का देवता दीजिए। एक और मैं किसी किताब का रिव्यू देख रहा था, वो भी मेरे पास किताब है, अभी हाथ में नहीं है, रखी हुई है, मुसाफिर कैफे। वो भी भाई साहब एक नंबर के वाहियात किताब है, बिल्कुल ना अपनी गर्लफ्रेंड को दीजिएगा ना पढ़िएगा। राइटर उनके शायद होंगे, वो शायद अच्छा लिखते होंगे, उनके लिए सॉरी, पर मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आई थी भाई साहब। मतलब वो तो एनेस्थीसिया है किताबों में। अगर डॉक्टर के पास एनेस्थीसिया ना, वो किताब के 2-2 चैप्टर पढ़ा दीजिए, आदमी बेहोश हो जाएगा। 3-4 घंटे तो मैं बेहोश रहा होता पढ़ के, उसके 2-2 चैप्टर पढ़ के। अरे भाई साहब किताब लिखना इतना आसान होता तो 4-5 तो मैंने ही लिख दी होती, ठीक है। मैं भी कई साल से लिखने की सोच रहा हूँ, 4-5 तो मैं ही लिख चुका होता, ठीक है, पर मैं नहीं लिख पाया भाई, इतना आसान काम है नहीं, ठीक है। धर्मवीर भारती जी की बहुत अच्छी अच्छी किताब है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, मैं अगर देखूं भी अभी चेक करके। अंधा युग महाभारत के ऊपर बहुत ज़बरदस्त है, थिएटर किया जाता है, प्ले किया जाता है, पढ़िए, ठीक है। अब वो भी कोई 20 साल की उम्र पढ़ने के लायक नहीं है, तुम पहले तो महाभारत ही पढ़ लो 20 साल वालों। आप लोगों को रामायण महाभारत तो आजकल के यूथ को पता नहीं है, पढ़ने चले जाते हैं प्रेमचंद और गुनाहों का देवता। अब प्रेमचंद को हम शेक्सपियर और इन सबसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब आप किसी बच्चे को उठा के होगे शेक्सपियर पढ़ने लग भाई तो जाके उससे इंटरेस्ट नहीं आएगा। वो चीज़ें पढ़ो जो आपकी उम्र के हिसाब से सही है और आपको इंटरेस्ट जगह, और 40 साल से ऊपर तो बिल्कुल मत पढ़ो भैया, जो कर रहे हो करो, EMI वगैरह दो। अब यही है मैंने जो आपको बताया, मेरे को तो भाई धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता ऐसे ही लगा। आपको पढ़ना है, आप है ना वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं या आपको टॉक्सिक लड़के पसंद हैं, मतलब वो लड़का चंदर कुमार कपूर अच्छा खासा लड़का अपना जीवन जी रहा, वो सुधा जी जबरदस्ती उसके पीछे पड़ी रही है। उस बंदे को आइडिया ही नहीं है कुछ, और नहीं होता भाई लड़कों को आइडिया, ज़्यादा आइडिया नहीं होता उन्हें। जिस बंदे ने कभी सेक्स वैक्स ही नहीं किया था उसको क्या आइडिया होता प्यार का, प्रेम का और इनका। वो पवित्र रहता, मतलब पवित्र लोग नहीं सेक्स करते क्या, देवता नहीं करते। ये सब जो फालतू के पाखंड और प्रपंच वाली किताबें होती है ना, ये सब मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं देती है भाई। इंसान को देवता बना देना, मतलब आप सेक्स नहीं कर रहे हैं, पवित्र है, आपके किसी के साथ संबंध नहीं है, किसी लड़की से बात नहीं करते तो आप देवता हो गए। अरे काहे के देवता हो गए भाई साहब, हैं? फालतू की बातें और फालतू के चोचले। सुधा को टॉक्सिक प्रेमी चाहिए था, चंदर एक टॉक्सिक बंदा था जो उसको डांटता डपटता रहता था। वो जूते लाते खाती रहती थी, खाना खाती नहीं थी, रोती रहती थी, ठीक है। अच्छे भले इंसान से उसकी शादी हुई, उसकी उसे कदर नहीं थी। चंद्र कुमार बाबू की कदर थी, ठीक है, चंद्र कुमार कपूर साहब की, ठीक है। अब मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ, जैसे अभी मैं रील पे पढ़ कर देख कर लिखा, इसमें लिखा है मुझे लगता है सुधा की मौत का जिम्मेदार चंद्र है, क्योंकि चंद्र के कहने पर उसने विवाह तो कर लिया पर उसे प्रेम नहीं कर पाई। और उधर सुधा ने चंद्र से वादा लिया था कि तुम शादी नहीं करोगे, ऊंचे रहोगे और पवित्र रहोगे, पर चंद्र पम्मी की काम वासना के जाल में फंस गया। उधर कैलाश जो सुधा पर अत्याचार कर रहा था, कोई अत्याचार नहीं कर रहा था भाई साहब, वो एक पेज एक लाइन नहीं लिखी है राइटर ने, खुद ही आप मान लो कि वो अत्याचार कर रहा था, ठीक है। उसे चंद्र की पवित्रता का प्रकाश ही सुधा की ऊर्जा थी। बिनती पम्मी और चंद्र के रिश्ते को जानती थी, मतलब बिनती जो थी उसने सुधा को बताया था कि भाई चंद्र कुमार कपूर ने पम्मी के साथ जो है संबंध बना लिए हैं, जो वो खुद भी बनाना चाहती थी। इससे सुधा जो है वो गुस्सा हो गई, नाराज हो गई कि मेरा चंद्र जिसे मैं देवता मानती थी उसने तो भैया कुकर्म कर लिया, है ना। अरे खुद तो बहन तो शादी करके चली गई, है ना, अगले को तो जीन दे, पर नहीं, देवता है वो तो, ठीक है। सुधा, उसके बाद सुधा का विश्वास टूट गया, उसने जीने की इच्छा छोड़ दी। मतलब तुम किसी की बीवी हो, उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो, और एक प्रेमी जिसे तुम प्यार करती थी, किसी संबंध बना लिया, तो तुम्हारा दिल टूट गया, तुमने खाना पीना छोड़ दिया, जिस बच्चे के माँ बनने थी तुमने उसकी कदर नहीं करी, तुम्हारा पति है उसकी तुम्हें परवाह नहीं है, तुम्हारे प्रेमी ने किसी संबंध बना लिए तो आपको बड़ी टेंशन हो गई, आपने खाना पीना छोड़ दिया और अंत में सबको रुला के चली गई। अरे भैया हम ही रो लिए किताब पढ़ के। ये जो ड्रामे इस समाज में, मतलब ये सारे समाज में ये सारी चीज़ें मतलब पहले से ही चल रही हैं, है ना। ये तो यही है भैया गुनाहों का देवता।
अब इसके ऊपर मतलब कहानी की बात यह है कि वाणी प्रकाशन के पास आ गए पैसे, वो कर रहे हैं मार्केटिंग, और वो कहानी की रीलें बना बना के, आजकल मार्केटिंग का ज़माना, रीलें आ रही हैं लोग इनमें। अगर आपको देखिए असली रिव्यू चाहिए तो आप मेरे चैनल पे आइए 000। कभी कभी मुझे अच्छा मूड होता है तो मैं किताब का रिव्यू करता हूँ। 000 पे आइए और उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे मेरे भी कुछ फॉलोअर वगैरह बढ़ेंगे तो मैं और किताबों के बारे में बातें करूँगा और सही रिव्यू आपको मैं ही दूँगा। और किसी और किताब का भी रिव्यू आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और मेरे चैनल पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको खेल कूद संबंधित, फिल्मों से, ये सब आपको मिलता रहेगा। जैसे जैसे मेरा मूड होता है बनाता रहता हूँ। पॉडकास्ट भी आप देखिए, उसमें जाके एक ज्योतिष पे पॉडकास्ट किया हमने, काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट है, पसंद आएगा आपको। थोड़ी टेक्निकल थोड़ी गड़बड़ी है पर धीरे धीरे सॉर्ट आउट करूँगा मैं उसे। पर आपका प्यार चाहिए, सहयोग चाहिए। चैनल को लाइक कीजिए 000। और यहाँ पे आपको आपके मतलब की बहुत सारी चीज़ें पढ़ो। अगर आपको किताबों का शौक है तो 000 के अंदर बुक्स चाइल्ड एंड अ बंच ऑफ स्टोरी, जहाँ पर आपको जाना है और किताबों के बारे में जानना है। खैर ये था गुनाहों का देवता का रिव्यू। और बातें तो मेरे को बहुत सारी याद थी इसके बारे में, पर मैं भूल गया। वर्थ नहीं है। अगर आपने नहीं पढ़ी ना तो आपने कुछ जीवन में मिस नहीं किया। और अगर आप टॉक्सिक लवर हैं और आप एक टॉक्सिक आप लड़का चाहिए, आपको रोना धोना ही पसंद है जीवन में, कलेश ही चाहिए, आपको कलेश ही रहना है, सॉरी बोल के या हाथ बढ़ा के चीज़ें ख़त्म नहीं करनी है ना, वही नॉस्टैल्जिया में जीना है, तो पढ़िए गुनाहों का देवता। मिलते हैं आपसे एक दूसरे एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।